हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपका जो इन्वायरमेंटल साइंस का जो पेपर है यूजीसी नेट का कोड नंबर 89, उसके कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। और ये पेपर वन में भी आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। ये क्वेश्चन बेसिक भी है, ठीक है। पेपर वन में भी जो आपकी पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की यूनिट है वहां भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे क्वेश्चन है, बड़े चित्त को रिलैक्स करके शांति से सारे क्वेश्चंस को सुनना है। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट जो पेपर वन है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर टू अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलो बात करते हैं अच्छे से, है ना। बढ़िया से क्वेश्चन का आंसर करना है। आप बताना मुझे। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है और इनको करते टाइम बहुत ही ध्यान रखना होता है। आपको बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए। इन क्वेश्चन को करते टाइम ध्यान रखना, बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो असर्शन है उसका सही रीजन हो रहा है कि नहीं, मतलब उनको जोड़ना आना चाहिए आपको। बात समझ में आ रही हो? और जोड़ना तब आएगा तब आपको बहुत अच्छा ज्ञान हो उस बारे में, ठीक है। चलो मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ। असर्शन क्या कह रहा है? ट्रोपोस्फेयर ओजोन एग्जिस्ट इन अर्बन एरियाज। जो आपको पता है जो ओजोन है वो दो जगह पाई जाती है। अगर लेयर की बात करें तो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है और स्ट्रेटोस्फेयर में भी पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर में भी ओजोन पाई जाती है और स्ट्रेटोस्फेयर में भी ओजोन पाई जाती है, ठीक है ना। यानी कि क्षोभ मंडल में भी ओजोन होती है और समताप मंडल में भी ओजोन होती है। अगर ट्रोपोस्फेरिक की ओजोन करें लगभग 10% यहाँ पे होती है और 90% स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है। और जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होती है वो हमारे लिए अच्छी होती है। आपको पता है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन हमारे लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि सूर्य से आने वाली यूवी रेज को ये रोकता है, जिससे हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती। जबकि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वो बहुत खतरनाक है क्योंकि वो एज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट काम करता है। एज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट, एज ए द्वितीयक प्रदूषक काम करता है, ये आपको पता है। और द्वितीयक प्रदूषक का मतलब क्या होता है? ऐसा पोल्यूटेंट या प्रदूषक जो डायरेक्टली किसी सोर्स से नहीं निकलता। इन्वायरमेंट में कुछ और पोल्यूटेंट होते हैं, वो रिएक्शन करके एक नया पोल्यूटेंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो यही है, ओजोन डायरेक्ट नहीं निकलता, ये बनता है, ठीक है। ये तो आपका ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात यहाँ से क्लियर हो गई। और ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है वो बहुत खतरनाक होती है, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि एज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट के तौर पर ये काम करती है। तो ये कह रहे हैं कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन अर्बन एरिया में पाई जाती है ज़्यादातर, ठीक है। जो अर्बन एरिया है, ठीक है ना, रूरल नहीं, अर्बन एरिया में पाई जाती है। इसका कारण इसने लिखा क्योंकि इसका देखो, आपको पहले बात तो ये भी पता होना जरूरी है कि जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वो अर्बन एरिया में पाई जाती है, ठीक है। और इसका रीजन क्या दिया? द फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ये कहते हैं कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो इन्वॉल्व होके ओजोन का प्रोडक्शन करते हैं। क्या ये बात ठीक है? अगर देखो ये बात आपको पता होगी ना तभी इस बात को आप डिसाइड कर पाओगे। बहुत इंटरलिंक बात है। मैं आपको बता देता हूं कि ए भी ठीक है, आर भी ठीक है और आर ए का सही रीजन है। आंसर तो इसका ये जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कैसे? ये सेकंड लाइन आपको समझनी है। जो रीजन दिया हुआ है ये कह रहा है जो फोटोकेमिकल रिएक्शन का सीधी सी बात है, यहाँ पे फोटोन यूज हो रहे हैं या सनलाइट यूज हो रही है रिएक्शन में, ये बात है। तो देखो क्या होता है, जैसे किसी व्हीकल से, ये आपने कोई व्हीकल ले रखा है, ठीक है ना, और इस व्हीकल के साइलेंसर से मान लेते हैं NO2 निकला। तो NO2 तो एक प्राइमरी पोल्यूटेंट हो गया क्योंकि डायरेक्ट किसी सोर्स से निकल रहा है। लेकिन इस पे जैसे ही यूवी रेज या फिर सनलाइट पड़ी, यहाँ पे जैसे ही सनलाइट पड़ी तो ये टूट गया, किस में? NO और प्लस O में टूट गया, ठीक है। और ऑक्सीजन आपको पता है इन्वायरमेंट में घूम रही थी, तो इस ऑक्सीजन ने इसके साथ रिएक्ट करके O3 बना लिया। क्या बना लिया? O3। तो ये O3 डायरेक्ट निकला है या फिर इसका प्रोडक्शन हुआ है? ये डायरेक्ट नहीं निकला, ये प्रोडक्शन हुआ है इसका, इसकी वजह से, इसकी रिएक्शन की वजह से। यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की और उसमें ओजोन का प्रोडक्शन हुआ है, तभी इसको सेकेंडरी पोल्यूटेंट बोला गया है। और आपको पता है अर्बन एरिया में व्हीकल वगैरह और इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत होती हैं, ठीक है ना, तो उसकी वजह से NO2 वहां से ज्यादा निकलेगा तो इसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। तो ए भी ठीक हो गया, आर भी ठीक हो गया और आर है ना वो ए का सही रीजन है। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? सही बात बताओ, आई ना? प्लीज चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से सारी बात सुननी होती है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। तो पहला आपका ठीक हो गया, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स इन अर्थ डिक्रीजिंग ऑर्डर? ठीक है ना, आपको एलिमेंट बताने हैं अर्थ में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल याद करने वाली बात है।
तो आपको पता ही होगा, अगर हम अर्थ में बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्यूमिनियम है और उसके बाद आयरन है। ठीक है, ये तो आपको सीक्वेंस याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है देखो, क्योंकि कुछ चीज़ें फैक्ट्स बेस्ड होती हैं तो उसको आपको याद रखना ही पड़ता है। ठीक है ना, तो ये याद रखना, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन इज़ द राइट आंसर। यानी कि सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद आयरन है। आपको बात समझ में आ रही है ना? चलो वेरी गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ। आपको पता है अगर अर्थ की हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अर्थ का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे ऊपर क्या होता है, करस्ट होता है। क्या होता है, करस्ट। फिर होता है मेंटल, आपको पता है ना ये बात तो। और फिर क्या होता है, कोर होता है। ऐसा ही होता है ना, करस्ट, मेंटल और कोर होता है। तो ये पूछा है इनर मोस्ट लेयर, यानी कि जो कोर है वो किसका बना हुआ होता है, ये बात पूछी है। तो याद रखना, ये अपन सारों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन किससे मिलके बना होता है। अगर करस्ट की बात करें तो सियोल बोलते हैं इसको, यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलके बना होता है। अगर हम मेंटल की बात करें तो सीमा, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक है ना। और अगर बात करें कोर की तो कोर होता है निफे, यानी कि निकल और आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है, इनर मोस्ट लेयर पूछा है और इनर मोस्ट लेयर यानी कि कोर पूछा है। तो इसका सबसे सही आंसर, राइट आंसर क्या है, निकल एंड आयरन। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, ये सही बताओ। आप टेंशन तो नहीं लेते ना किसी बात की? प्लीज चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से सारी बातें सुननी होती है। और आप टेंशन लेके कोई काम करते हो तो बहुत ही दिक्कत होती है, आपको समझ नहीं आता। ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सिंपल भी है। देखो, एरोसोल हैव पोटेंशियल फॉर मॉडिफाइंग द क्लाइमेट। ये कह रहा है एरोसोल होते हैं ना। अब आप मेरे को ये बताओ, जब इतना तो पता होना चाहिए, आप एनवायरमेंट साइंस के स्टूडेंट हो, कि एरोसोल क्या चीज होती है। ये तो बता दोगे ना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो एरोसोल के अंदर कहते हैं पोटेंशियल होता है क्लाइमेट को चेंज करने का। तो ये बात बिल्कुल सही है। एरोसोल बताओगे ना? चलो वेरी गुड। और एरोसोल है वो इंटरेक्ट क्यों ऐसी होती है, ये कह रहा है मॉडिफाई करने का जो एरोसोल में पोटेंशियल होता है, इसका रीजन क्या होता है, क्यों वो क्लाइमेट को या जलवायु को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सीधा सा इसका कारण होता है, जो एरोसोल है वो इंटरेक्ट करते हैं शॉर्ट वेव और इंफ्रारेड रेडिएशन के साथ। इसीलिए तो रिएक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, एरोसोल है वो इंटरेक्ट करेंगे रेडिएशन के साथ, तभी तो क्लाइमेट चेंज होगा, तभी तो क्लाइमेट मॉडिफाई होगा। सीधी सी बात है। तो ये तो बिल्कुल सही रीजन है, इसके बारे में तो कोई बात है ही नहीं। बहुत वैसे सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, लेकिन आपको अगर एरोसोल पता है ना तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, आप बताओगे मुझे एरोसोल क्या होता है। चलो, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये राइट आंसर हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैच करना है, लेकिन ये कई बार सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ठीक है ना। तो जल्दबाजी में, क्योंकि हम क्या होते हैं, ओवर एक्साइट हो जाते हैं। कई बार ये लगता है कि अरे बस ये क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे, ये तो मैं ऐसे कर दूंगा। ऐसे नहीं होता है क्वेश्चन। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? क्वेश्चन को चित्त को रिलैक्स करके ही करना होता है, ईजी हो या डिफिकल्ट हो। चलो, ओजोन डिप्लेशन के लिए, ठीक है, आप बताइए कौन सा करोगे ओजोन डिप्लेशन के लिए। तो ओजोन डिप्लेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है ना। तो आप मुझे वियना कन्वेंशन के बारे में भी कुछ कुछ बताना कमेंट बॉक्स में, बताओगे? चलो वेरी गुड। ओजोन रिडक्शन, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, मैच कर दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो समिट, हैजार्डियस बेस्ड, बेसल कन्वेंशन। चलो ये हो गया हमारा, मिल गया होगा। तो क्या हो गया, ओजोन डिप्लेशन में क्या आया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी कि ए। और बी में क्या आ गया, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या आ गया, समिट, रियो समिट, हैजार्डियस वेस्ट में बेसल कन्वेंशन। तो ये होना चाहिए ए का, क्या होना चाहिए, ए का 4, ए का 4 और बी का 2, ए का 4, बी का 2 और सी का 3 और डी का 1। ये राइट आंसर हो गया। ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओगे क्या, ऐसे यहाँ छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को। क्या करना है, आप मुझे इनकी ईयर बताना कि ये कन्वेंशन या प्रोटोकॉल कब हुए। मैं ईयर लिखूंगा नहीं, चलो आपसे पूछूंगा कमेंट बॉक्स में, बताना बेसल कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो समिट और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की पहली बात तो ईयर बताओगे। ये क्वेश्चन करोगे आप कंप्लीट प्लीज। ठीक है। और बेसल कन्वेंशन में क्या लाइन थी, जो बहुत कई बार पूछता है बेसल कन्वेंशन के बारे में, पूरी बताना है। क्योटो प्रोटोकॉल में
कितने पार्ट्स में हो रहा है, ये कब तक इसका टाइम है ये भी बताना है, और कितनी गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात की गई है ये बताना है, रियो समिट की ईयर बतानी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ वियना कन्वेंशन भी बताना है। ठीक है, ये सारी बात बताओगे ना? चलो वेरी गुड। तो इसी तरह फ्रेंड्स चित्त को रिलैक्स करके मन की शांति से सारे क्वेश्चन सुनने हैं और अच्छे से क्वेश्चंस को करने हैं। और आप प्लीज़ किसी भी तरह की टेंशन मत लिया करो, चित्त को रिलैक्स रखा करो, मन को शांत रखा करो। मैं हमेशा एक बात ये बोलता रहता हूँ फ्रेंड्स कि जल्दबाजी किसी भी चीज़ में ना करें आप, ठीक है, और ना ही कोई काम किसी भी तरह की नेगेटिविटी आने दे आपके पास। अगर नेगेटिविटी आती है ना फ्रेंड्स तो आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है। तो इसी तरह काम करते रहिए। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और कोई भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, यहाँ आप फर्दर डिटेल ले सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।